मेरे बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। जैसा आप जानते हैं, हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से एक नया रूप देने के लिए, तैयारी बेहतर बनाने के लिए, विषय पे अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए और अपने एग्जाम में सफलता पाने के लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो तैयारी हमारे साथ बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत गहराई के साथ, जहां मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और आपकी राजनीति विज्ञान विषय पर बहुत अच्छी पकड़ बन सकेगी, है ना? ना केवल एग्जाम में बल्कि इंटरव्यू में भी ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। सारे नोट्स आपको यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे, तो अलग से किसी तरह की नोट्स या उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, ठीक है? अभी हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकरों को पढ़ रहे हैं। तो आज के जो हमारे विचारक है जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, आधुनिक विचारक है, मतलब 2002 में इनका देहांत हुआ है। तो एक तरीके से तत्कालीन विचारक आप इन्हें कह सकते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उदारवाद में। उ, उदारवाद को कैसे नव उदारवाद में परिवर्तित करते, उसके बाद में नव उदारवाद से भी आगे बढ़कर स्वेच्छातंत्रवाद और उससे कहीं ना कहीं अराजकता की ओर मुड़ जाते हैं। तो एक स्वेच्छातंत्रवादी के रूप में एक नए विचार ये सामने रखते हैं। मतलब उदारवाद का एक एक्सट्रीम रूप हमारे सामने रखते हैं, जिसमें स्वतंत्रता को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो किस रूप में बदल जाती है, वो स्वेच्छातंत्रवाद में बदल जाती है ना। तो यही इनके मुख्य विचार है जिनके लिए इन्हें जाना जाता है। और इनने एक बुक लिखी अपने जीवन में जो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, जिसकी वजह से इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। उस बुक का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये बुक में जो स्वतंत्रता के पक्ष में इस तरीके से बात करते हैं, इसमें जॉन रॉल्स की आलोचना करते हैं ना। मुख्यतः ये बुक इन्होंने क्यों लिखी है? ये बुक जो है, इसमें जॉन रॉल्स जो हमारे न्याय के विचार देते हैं, मुख्यतः ये रॉल्स की आलोचना करते हैं, रॉल्स को जवाब देते हैं इस किताब में। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो बुक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स की बुक है। उसके जवाब में बुक लिखते हैं और इसमें अपने विचार देते हैं राज्य से संबंधित, जो स्वतंत्रता को लेकर अपने विचार देते हैं, जो स्वेच्छातंत्रवाद इनका कहलाता है ना। तो ये मुख्यतः रॉबर्ट नॉजिक के विचार है। तो इनको देख लेते हैं, शुरू करते हैं, थोड़ा सा इनके जीवन चरित्र को हम देख लेते हैं कि इनके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो देखिए, सबसे पहले इनका जो जन्म है, इनका जन्म होता है न्यूयॉर्क में, है ना। हम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट नॉजिक को, रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है। इनका जन्म कहाँ होता है? न्यूयॉर्क, यानी कि यूएसए में इनका जन्म हुआ है। लगभग इनका जन्म कब होता है? 1938 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु होती है 2002 में। 2002 में इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब आधुनिक इसी सदी के विचारक है। क्योंकि आप जानते हैं इनका जन्म यूएसए में हुआ था, और यूएसए इस समय क्या था? उदारवाद का जो मुख्य केंद्र है पूरी दुनिया का, वो क्या है? यूएसए है। और यूएसए तो कहीं ना कहीं दावा करता है अपने आप को एक संरक्षणकर्ता के रूप में, लोकतंत्र और उदारवाद का जो संरक्षक है, या जो एक बहुत बड़ा पितामह आप कह सकते हो। अमेरिका ही तो है जो उदारवाद और लोकतंत्र को पोषित करता है ना। तो इस माहौल में इनका जन्म होता है, तो इनके विचारों पर उदारवाद का प्रभाव बचपन से रहा है ना। उदारवाद का खास तौर से जॉन लॉक के जो संपत्ति के अधिकार है, उस विचार ने इनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, संपत्ति के अधिकार के विचार ने। तो शुरू से ही इनका इस बात पर बहुत बल रहा है, उदारवादी बने। और इस तरीके से उदारवाद के प्रति ये समर्पित हो जाते हैं कि इसके एक एक्सट्रीम रूप में चले जाते हैं, अराजकता की ओर चले जाते हैं, कि राज्य को तो खत्म ही कर देने की बात कर देते हैं, कि सारी संपत्ति सब निजी हाथों में सौंप दी जाए। एक देश की सुरक्षा, कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है या विषय है, उनको भी निजी लोगों के हाथ में छोड़ दिया जाए, राज्य का बिल्कुल हस्तक्षेप ना हो। इस किस्म का इनका उदारवाद है, जिसको स्वेच्छातंत्रवाद कहते हैं, है ना। तो उदारवादी माहौल में जब ये आगे बढ़ते, इसलिए स्वेच्छातंत्रवाद की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर हो जाते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा पूरी होती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी करते हैं।
मुख्यतः इनने जो विचार दिए वो कैसे है, स्वेच्छा तंत्रवादी है ना। इसको हम आगे बहुत विस्तार से समझेंगे। ठीक है, ये विचार दिए हैं। इसके बाद में अपने जीवन के पड़ाव आता है जब ये एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचते हैं, जैसे अमेरिकन अमेरिकन दार्शनिक एसोसिएशन है। दार्शनिक एसोसिएशन, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनते हैं, है ना। और जब अमेरिका दार्शनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद से राजनीतिक सिद्धांत में योगदान देते हैं मूल रूप से, है ना। तो उसके अध्यक्ष होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। मुख्यतः इन्हें जो स्वेच्छा तंत्रवाद का विचार लिया है, ये किससे लिया है? तो मुरे एन रूथबार्ड इस नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद की बात की थी, है ना। इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद की सबसे पहले बात किसने की थी? मुरे एंड रोथबार्ड। इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने अपने विचार लिए हैं। तो पहले विचारक थे इस विषय में बोलने वाले, उनका नाम है मुरे एन रोथबार्ड, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। मुरे एन रोथबार्ड, इनसे ये विचार लेते हैं किसका? जो स्वेच्छा तंत्रवाद की ये बात करते हैं ना, इसका विचार इनसे लेते हैं ना। इसको आगे हम समझेंगे, इसलिए अभी सिर्फ आप नाम ध्यान रखिएगा। इनसे विचार लेते हैं। मुख्यतः 9 उदारवादी होते हैं। पहले कैसे विचारक है? 9 उदारवादी, जो उदारवाद में थोड़ा सा संशोधन करते हैं ना, उदारवाद से और आगे चले जाते हैं। तो 9 उदारवादी विचारक है। तो मुख्यतः कौन कौन रहे हैं? तो हेक, जिनके विचार इनके जैसे हैं, तो हेक महोदय है ना। हेक महोदय है। स्वयं ये नाजिक हो गए, रॉबर्ट नॉजिक हो गए। इसके बाद मिल्टन, ये मुख्यतः मिल्टन और फ्रीडमैन, है ना। ये 4 विचारक रहे हैं जिन्होंने किसको आगे बढ़ाया? नौ उदारवाद को आगे बढ़ाया। ठीक है। जब मैं स्वेच्छा तंत्रवाद समझाऊंगा तभी आपको मैं बताऊंगा कि नौ उदारवाद क्या होता है। ठीक है। लॉक का प्रभाव इनके ऊपर रहा था मुख्यतः ना। संपत्ति के जो अधिकार की बात करते हैं, वो किसके विचारों से प्रभावित है? तो लॉक का विचार है ना। लॉक से इन्होंने ये विचार लिया। लॉक का जो प्राकृतिक अधिकार का विचार है, उसका इन्होंने विरोध किया। क्योंकि अगर प्राकृतिक अधिकार जब लोगों को होंगे तो स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकार भी लॉक देते हैं अपनी प्राकृतिक अवस्था में। पर नौ उदारवाद जो स्वेच्छा तंत्रवाद की बात करते हैं, ये प्राकृतिक अधिकारों से संभव नहीं होगा। क्योंकि जब आप प्राकृतिक अधिकार देते हो ना, तो कुछ ना कुछ आपको कल्याणकारी अधिकार भी देने पड़ते हैं राज्य को। तो ये उसके समर्थक नहीं है, इसलिए इनका बिल्कुल खंडन और विरोध करते हैं। केवल संपत्ति के अधिकार को मुख्य अपना जो अधिकार मानते हो, किसका मूल अधिकार मानते हैं? संपत्ति के अधिकार को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार। और ये विचार किससे लेते हैं? लॉक महोदय से लेते हैं ना। तो ये मुख्यतः हमारे नॉजिक महोदय हैं। अब इनकी कुछ बुक्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स जो या जो रचनाएं इन्होंने की है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, या जिसके लिए हम इनको पढ़ रहे हैं, वो है इनकी बुक, जिसमें ये अपने विचार देते हैं। उसका नाम है अराजकता, अराजकता, राज व कल्पना लोक। ठीक है, क्या नाम है? अराजकता, राज्य व कल्पना लोक, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। कब लिखी इन्होंने ये बुक? लगभग 1974 में अपनी ये किताब को ये लिखते हैं। ठीक है। ये जो बुक है इन्होंने किसके विरुद्ध लिखी थी? इन्होंने रॉल्स के विरुद्ध लिखी थी ना। रॉल्स के विरुद्ध, आपको पता है रॉल्स न्याय सिद्धांत के बहुत बड़े ज्ञाता है। तो इन्होंने ये किताब रॉल्स के विरुद्ध में उनके जवाब में लिखी थी। ठीक है। उनकी बुक थी ए अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है। इस बुक के विरुद्ध उन्होंने इस बुक को लिखा था, है ना।
और बाद में जो ये बुक है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इस बुक की समीक्षा करते हैं कौन? कोहेन महोदय। कोहेन महोदय ने, ध्यान रखिएगा, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो बुक है, हमारे हमारे विचारक की जो ये बुक है ना, नॉजिक की जो बुक है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इसकी जो समीक्षा है सबसे अच्छी किसने की है? तो वो की है कोहेन ने। इन्होंने अपनी बुक लिखी, सेल्फ ऑनरशिप, फ्रीडम, सेल्फ ऑनरशिप, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ध्यान रखिएगा, इसमें कोहेन ने इस बुक की समीक्षा की है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया की, है ना। ये एक इनकी महत्वपूर्ण बुक है जो आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है जिसके लिए पढ़ा जाता है इनको, ठीक है। इसी में वो बात करते हैं अपने जो स्वेच्छा तंत्रवाद का जो विचार है ना, कि राज्य कैसा होना चाहिए, नव उदारवाद को किस तरीके से अराजकता की ओर ले जाते हैं, तो मुख्यतः जो इनके राजनीतिक विचार है वो इसी बुक में मिलते हैं। इसलिए बुक हमेशा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लॉजिक से कुछ आए ना आए, वो बुक का नाम पूछ लिया जाता है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसकी बुक है, पता नहीं सारे एग्जाम में कई कई बार ये क्वेश्चन इकलौता पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, वो आप याद कर लीजिएगा खास ध्यान देकर। दूसरी इनकी जो बुक है उसका नाम है फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशंस, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशंस, हाँ, इनकी अगली किताब। इसके बाद तीसरी जो इन्होंने बुक लिखी उसका नाम है द एग्जामिन्ड लाइफ, ठीक है, 1989 में किताब लिखते हैं। अगली एक जो किताब है उसका नाम है सोक्रेटिक पजल्स, सुकरात की पहेली आप कह सकते हैं ना, 1997 में किताब लिखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट किताब इनकी हो सकती है, ये है द नेचर ऑफ रैशनैलिटी, ठीक। ये मुख्य किताब है जो नॉजिक ने लिखी है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली जो इनकी किताब है वो है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में इन्होंने लिखी। जॉन रॉल के विरुद्ध थ्योरी ऑफ जस्टिस जो बुक है जॉन रॉल्स की, उसके विरुद्ध इन्होंने किताब लिखी। फिर इस बुक पर समीक्षा लिखा है कोहेन ने, सेल्फ ऑनरशिप, फ्रीडम एंड इक्वालिटी नामक बुक में, है ना। अगली इनकी बुक है फिलोसफी एक्सप्लेनेशंस, फिर है द एग्जामिन लाइफ, 1989 में लिखते हैं। सोक्रेटिक पजल्स, सुकरात की पजलें। इसके बाद में लिखते हैं द नेचर ऑफ रैशनैलिटी, है ना। ये मुख्य इनकी किताबें हैं। अब आगे चलते मुख्य विचार हम देखते हैं, है ना, नॉजिक के मुख्य विचार देखते हैं या इनका दर्शन, मुख्य विचार क्या है या इनका दर्शन देखते हैं, समझते हैं। तो इनका जो मुख्य विचार है उसमें से पहला जो विचार है वो है वो है न्याय का हकदारी सिद्धांत, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला जो विचार है न्याय का अधिकारिता अधिकारिता सिद्धांत इसे कहते हैं, या कहते हैं हकदारी सिद्धांत। हकदारी सिद्धांत क्या है ये? देखिए, तो न्याय का अधिकारी सिद्धांत मतलब न्याय का हक जो आपको होना चाहिए या जो न्याय का अधिकार दिया है वो कैसा होना चाहिए। तो ये जो विचार है ये अपनी वही बुक में देते हैं, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, है ना। इस बुक में देते हैं, और चूंकि ये बुक ही उन्होंने लिखी थी रॉल्स को जवाब देते हुए ना, तो रॉल्स का क्या करते हैं, रॉल्स की आलोचना करते हैं। रॉल्स ने न्याय के संबंध में कैसा विचार दिया था कि जो न्याय है ना वो समानता पर आधारित होना चाहिए, वह कल्याणकारी होना चाहिए। समानतापूर्ण व कल्याणकारी न्याय की बात करते थे हमारे रॉल्स महोदय। जैसे ऐसा मानिए कि समाज में कुछ लोग बहुत अमीर हो चुके हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हो चुके हैं, कहीं ना कहीं दो वर्ग बन गए हैं। तो इनका मानना ये था कि यहाँ पर राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, लोगों की स्थिति समान बन सके, इसलिए राज्य को कुछ कल्याणकारी काम करना चाहिए। जैसे अमीर लोगों पे टैक्स लगा के उसको गरीबों में बांट दिया गया,
एक अज्ञान के पर्दा की कल्पना करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कल्पना की एक ऐसी अवस्था की कल्पना करते हैं, मानिए आप सोच लीजिए, जिसको अज्ञान का पर्दा कहते हैं, कि फिर से दुनिया बसाना हो। तो वहां क्या करना है हमें, वहां सभी लोगों को कुछ समान अधिकार या वस्तुएं देनी है। सामाजिक वस्तु देनी, कुछ भौतिक वस्तुएं देनी, कुछ बौद्धिक वस्तुएं देनी है, वहां सब बराबर है। फिर लोग फिर से जीवन जीना शुरू करते हैं, फिर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार चीजें अर्जित करते चले जाते हैं ना। इस तरह की कल्पना रॉल्स ने की थी। और ये कल्याण करने की बात करते थे कि राज्य को सब चीजों को समान रूप से बांटना चाहिए, सबको समान रूप से न्याय करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात रॉल्स महोदय कहते थे। पर नॉजिक महोदय का क्या क्या कहना है, रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, ये बात करते स्वतंत्रता और योग्यता, है ना। न्याय सिद्धांत कैसा होगा, या जो संपत्ति, चीजें या जो वस्तुओं का बंटवारा है समाज में, वो कैसे होगा। वो कहते हैं स्वतंत्रता के आधार पर सबको स्वतंत्रता होगी अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए या अपने कार्य को करने के लिए, है ना। और योग्यता, जिसमें जितनी योग्यता है वो प्राकृतिक साधनों में मेहनत करके अपना श्रम मिलाकर उतनी वस्तुएं आकर्षित कर सकता है या उतनी वस्तुएं अर्जित कर सकता है, जितना चाहे उतना धन संपत्ति कमा सकता है ना। इसमें योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है आपकी आपकी जो महत्वाकांक्षा है धन अर्जित करने की, और आप में जो योग्यता है, उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, उसके बल पर या उसके आधार पर आप कितनी भी संपत्ति जमा कर सकते हो ना। यही न्याय है। आपको जबरदस्ती टैक्स देने की जरूरत नहीं है राज्य को, है ना। तो इसे संपूर्ण न्याय कहते हैं। संपूर्ण न्याय क्या है, कि जितनी आप में योग्यता है उतनी आपको पाने की स्वतंत्रता है, वही न्याय है। जबकि ये कहते हैं कि समान तरीके से वस्तुओं को बांटा जाना चाहिए समाज में, सबकी स्थिति समान होनी चाहिए। ये कहते हैं समान हो ही नहीं सकती, सब लोगों की योग्यता अलग होती है, सब लोग अलग अलग मेहनत करते हो, समान कैसे होंगे। तो जितना योग्य है, जो जितनी मेहनत करता है, उसके पास उतने संसाधन होने चाहिए। इसकी वकालत करता है, इसको संपूर्ण न्याय कहते हैं, लॉजिक, है ना। आग इसके बाद में जो वितरणात्मक न्याय होता है, यही रॉल्स का, कि वस्तु और सेवाओं का सब समान वितरण होना चाहिए, इसका विरोध करते कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वही योग्यता के आधार पर होना चाहिए, है ना। जो न्याय की अधिकारिता है, न्याय की अधिकारिता के 3 नियम बनाते हैं, कि कैसे आपके साथ न्याय किया जाएगा, कैसे आपको अधिकार होगा चीजों पर, है ना। तो न्याय की अधिकारिता के 3 नियम हैं। पहला नियम है न्यायपूर्ण अधिकरण का नियम, न्यायपूर्ण अधिग्रहण का नियम, है ना। दूसरा नियम है न्यायपूर्ण हस्तांतरण। ठीक है। और तीसरा जो नियम है, वो है अन्याय के अन्याय के परिष्कार का नियम, है ना। ये कहते हैं समाज में न्याय कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए 3 नियम बनाते हैं ना। तो उसी को पहला वाला देखिए, 3 नियम में से जो पहला नियम है, वो है न्यायपूर्ण अधिग्रहण का नियम। तो देखो, न्यायपूर्ण अधिग्रहण मतलब आप न्याय करना है, न्याय को इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके पास जो भी धन संपदा या संपत्ति है, तो आप उसके मालिक है, तो आपने अपनी मेहनत से अर्जित की है। तो कानून क्या कहता है, न्याय क्या है, कि आप उसको अपने पास रखे। राज्य जबरदस्ती उस पर टैक्स लगा के या दूसरी चीज करके आपसे उसको छीन नहीं सकता, या जबरदस्ती आपको कह नहीं सकता कि आप किसी को दे दो, आप अपनी इच्छा से जरूर दे सकते हो ना। इसकी बात कर सकते हैं। तो जो अधिग्रहण का नियम बताते हैं न्याय के, वो ये है कि व्यक्ति स्वयं स्वामी है। उदारवाद क्या मानता है, व्यक्ति स्वयं साध्य है ना, स्वामी है। तो व्यक्ति जो प्राकृतिक संसाधन इनका अधिग्रहण कर सकता है ना, या इन पर अधिकार कर सकता है। कैसे कर सकता है प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, लॉक मॉडर्न ने बात की थी, श्रम करके, है ना। प्राकृतिक वस्तुओं में जब आप अपना श्रम करते हो, तो श्रम से जो अर्जित होगा, वो संपत्ति किसकी होगी, वो आपकी संपत्ति हो जाएगी ना, आपकी संपत्ति हो जाएगी, श्रम से अर्जित जो संपत्ति, आप मालिक बन जाओगे उस संपत्ति के, है ना। ठीक है। तो ये जो विचार है, ये इन्होंने लॉक से लिए हैं। ठीक है, कि आप प्राकृतिक जो वस्तु है,
उनमें श्रम मिलाकर, है ना, और अपनी योग्यता से उनके मालिक बन सकते हो। ठीक है। इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। इसमें राज्य को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। आप जितनी आप में योग्यता है उतनी ज्यादा संपत्ति अर्जित कर सकते हो, बिना किसी सीमा के। जितनी योग्यता उतनी ज्यादा संपत्ति अर्जित कर सकते हो, है ना। पर एक थोड़ा सा नियम है, लॉक इसमें ये नियम लगाता है कि आप केवल उतनी संपत्ति अर्जित करेंगे जो कानूनी रूप से सही हो, है ना। किसी का शोषण या जबरदस्ती आप किसी से छीन नहीं सकते। और आप केवल उतनी ही संपत्ति अधिकृत अधिकृत मतलब प्रकृति तो सबकी है। जंगल जो पड़े, पहले क्या किसी कोई मालिक तो था नहीं जगह का, संपत्ति का। जो व्यक्ति जाता था जहां भी खेतों में मेहनत करके उगा लेता था वो उसका मालिक बन जाता था। तो आप लॉ कहते हैं कि आप केवल संपत्ति का अधिग्रहण करोगे ना, तो आपको अपनी आवश्यकता के लिए अधिग्रहण करना है और दूसरों के लिए छोड़ना भी है। एक शर्त वो लगाते हैं कि अधिग्रहण ऐसे करना है कि दूसरों के लिए छोड़ना भी है आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं इस बात को नॉजिक भी मानते हैं कि आप अतः संपत्ति कमा सकते हो, उस पे किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है ना। पर जैसे एग्जाम्पल से मानिए, एक एग्जाम्पल ये बताते हैं। जैसे एक रेगिस्तान है ना। रेगिस्तान है और रेगिस्तान में केवल एक ही कुआं है, उतना बड़ा रेगिस्तान है और इसमें एक ही कुआं है ना। बाकी इधर बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है। ये लोग हैं, रेगिस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब मानिए कि किसी एक व्यक्ति ने इस कुएं पे कब्जा कर लिया। वो इनका तो नहीं था, वो तो प्राकृतिक रूप से एक जल स्रोत था, एक ही कुआं था। अगर केवल एक ही व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया तो बाकी लोगों की स्थिति बदतर हो जाएगी ना। तो इस स्थिति में आप प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इससे बाकियों की स्थिति खराब हो रही है। ये अगर अकेला कब्जा कर लेगा तो इनको बहुत महंगे में पानी देगा, है ना, बहुत मनमानी तरीके से। तो यहाँ आप अधिकार नहीं कर सकते ना, ये सबके साझी रूप में रहेगी। पर दूसरा केस है कि बहुत सारे पानी के कुएं होते हैं या बहुत सारा खेत है ना। मध्य प्रदेश है, यहाँ बहुत सारा खेत है, जंगल है ना। अगर आप पर्टिकुलर जगह पे खेती करते हो और उससे जो संपत्ति अर्जित कर रहे हो जिससे दूसरों को कोई आपत्ति नहीं है, उस केस में आप पूरी तरीके से संपत्ति के मालिक हो सकते हो। इस तरह की बात हमारे नॉजिक महोदय करते हैं ना। तो ये न्याय अधिकारिता का पहला सिद्धांत था इनका। दूसरा जो नियम है ना, न्याय अधिकारिता का पहला नियम ये था। दूसरा नियम क्या है? तो देखो, दूसरा नियम है जिसको कहते हैं न्यायपूर्ण हस्तांतरण। न्यायपूर्ण हस्तांतरण का नियम, है ना। न्याय अधिकारिता की बात कर रहे हैं तो न्याय हस्तांतरण का नियम क्या है? देखो, इसमें एक बार आपने जब संपत्ति अर्जित कर ली, है ना, पहले वाला बिंदु हमने अधिग्रहण देखा, जब संपत्ति आपने अर्जित कर ली, तो भैया जब संपत्ति अर्जित कर ली ना, अब आपको हस्तांतरण मतलब दूसरे को देना। तो जब जो अर्जित संपत्ति व्यक्ति के श्रम के द्वारा व्यक्ति ने कर ली है, तो इसको दूसरों को कैसे दे सकता है व्यक्ति? अपनी इच्छा से। वो स्वतंत्रता है ना। अपनी इच्छा हेतु व्यक्ति स्वतंत्र है। चाहे तो जहां चाहे वहां खर्च कर सकता है, कहीं भी खर्च कर सकता है, उसको पूरे तरीके से स्वतंत्रता है खर्च करने की। अब व्यक्ति चाहे तो गिफ्ट दे सकता है, हस्तांतरण। पर ध्यान रखो, संपत्ति के हस्तांतरण में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो आपने संपत्ति अर्जित कर ली उसमें राज्य हस्तक्षेप कर नहीं करेगा, ना कोई कर लगाएगा फालतू के। एक बार लगा दिया जो भी उसने लगाना था, बार बार नहीं लगाएगा, जबकि अभी तो राज्य सब कुछ लूटने के लिए बैठा है। पर नॉजिक कहते हैं नहीं, एक बार हो गया, बाकी फिर राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। संपत्ति का हस्तांतरण मतलब आपने अर्जित किया, अब उसको दूसरे को कैसे देना है वो आपका फैसला है। या तो आप उसको रखो या किसी दूसरे को दे दो, या मत दो, या गिफ्ट कर दो, या पूरी की पूरी लुटा दो। इसको कहते हो न्यायपूर्ण संपत्ति के हस्तांतरण का नियम। ठीक है। तीसरा जो नियम है ना, तीसरा नियम है न्यायपूर्ण अधिकारिता का संपत्ति के, है ना। वो क्या है? तीसरा नियम है अन्याय, से कहते हैं अन्याय के पारिष्कर का नियम। ठीक है। अन्याय के पारिष्कर का नियम, इसका मतलब ये है कि अगर कोई गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करता है, जैसे वो
राजस्थान के रेगिस्तान के कुएं वाला मैंने उदाहरण बताया, जो दूसरे से जबरदस्ती छीनता है या गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करता है, तो इस स्थिति में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, इसकी भी बात नॉजिक करते हैं। दंड लगा सकता है व्यक्ति पर, उससे संपत्ति छीन सकता है और जरूरतमंद को दे सकता है जिसकी वो संपत्ति थी, है ना। आप गलत तरीके से अगर संपत्ति अर्जित करते हैं, इसी को कहते हैं न्याय के पारिष्कार का नियम। तो उस अन्याय के पारिष्कार, अगर आपने अन्याय किया तो उसके लिए आपको क्या करा जाएगा, दंड दिया जाएगा, है ना। तो ये तीन नियम इन्होंने बताए हैं अधिकारिता के, है ना। तो ये अधिकारिता के तीन नियम थे। तो इनका जो न्याय है मुख्यतः किसकी बात करता है, योग्यता और महत्वाकांक्षा। हमने देखा ना, महत्वाकांक्षा, जितने आप में योग्यता और जितनी महत्वाकांक्षा है उतनी आप संपत्ति अर्जित कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको हस्तांतरित कर सकते हो, किसी में चाहो तो गिफ्ट दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। इसी बात को प्रूफ करने के लिए कि ये तर्क देते हैं, जो न्याय की अधिकारिता की ये बात करते हैं, उसको प्रूफ करने के लिए एक तर्क देते हैं। मतलब न्याय की अधिकारिता मतलब जो संपत्ति को लेकर ही सारी बात कर रहे हैं। तो आप कितनी संपत्ति अर्जित करोगे, कितनी नहीं करोगे, किस पे आपका अधिकार होगा, यही तो न्याय है। तो उसी को प्रूफ करने की बात कर रहे हैं ना। तो एक एग्जाम्पल देते हैं जिसे कहते हैं विल, है ना, विल है, विल चेम्बरलेन तर्क। ये ध्यान रखिएगा कि विल चेम्बरलेन तर्क क्या है ना। तो ये इन्होंने क्या किया, जो अभी न्याय हकदारी सिद्धांत हमने देखा, है ना। न्याय हकदारी सिद्धांत मतलब कौन सी चीज पे आपका अधिकार होगा, है ना। तो उसके लिए क्या न्याय होगा, जो संपत्ति आपकी एक बार हो चुकी है ना। तो न्याय का हक कैसे मिलेगा, तो न्याय हकदारी सिद्धांत को साबित करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया, है ना। जो न्याय हकदारी का इन्होंने पहले सिद्धांत दिया है उसको साबित करने के लिए अब इन्होंने एक तर्क दिया जिसे कहते हैं बिल चेम्बरलेन तर्क। ये क्या है बेसिकली, देखो, इसका मतलब होता है कि जो योग्यता और अपनी क्षमता से जो आपने धन कमाया है ना, उस पर आपका अधिकार होता है। ठीक है, तो ये उसको एक प्रूफ करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखो, जो विल चेम्बरलेन है, ये कौन है, ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, इन्होंने एक स्टेडियम बनाया हुआ है। तो अमूमन वहां जनता मैच देखने आती है, इनके बास्केटबॉल का मैच देखने आती है। तो इन्होंने उसकी कुछ निश्चित टिकट लगा के रखी है कि इतनी टिकट से आपको खरीदना है, इतने रुपए की टिकट, और फिर आप मैच देख सकते हो ना। तो लोग बड़े शौक से देखने आते थे इनके मैच को। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके पास बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी हो गई। ठीक है, मैच की फीस आने लगी तो बहुत सारी, चेम्बरलेन के पास जब संपत्ति एकत्रित होगी तो वो सारे लोगों से अमीर बन गया, वो बहुत अमीर बन गया, है ना। तो देखो, संपत्ति किसकी थी, दर्शकों की, निजी लोगों की संपत्ति थी। अब वो अगर दर्शक चाहते तो कहीं भी संपत्ति खर्च कर सकते थे, या तो सिनेमा देखने जा सकते थे, घर बना सकते थे, कुछ खा पी सकते थे रेस्टोरेंट में, पर नहीं गए। उन्होंने अपनी इच्छा से क्या किया, चेम्बरलेन का मैच देखा, और चेम्बरलेन को बदले में टिकट का पैसा दिया। तो चेम्बरलेन की योग्यता थी बास्केटबॉल खेलने की, वो संपत्ति अर्जित करते चला गया और वो सबसे अमीर व्यक्ति चल बन गया, है ना। तो यही तर्क है, यही न्याय हकदारी का सिद्धांत है। चेम्बरलेन हक या योग्यता रखता था वो संपत्ति अर्जित करने की, तो उसने अर्जित कर ली। इस पे ना तो राज्य कोई हस्तक्षेप लगा सकता है ना कुछ कर सकता है। अब वो चेम्बरलेन के ऊपर है कि उस संपत्ति का अधिकार का हो गया। जैसे तीन नियम बताए थे ना मैंने न्याय हकदारी के, पहला क्या था, अधिग्रहण। तो चेम्बरलेन ने किस तरीके से संपत्ति का अधिग्रहण किया, अपनी मेहनत से, है ना, मैच खेलकर अपनी योग्यता से धन एकत्रित किया। अब वो हस्तांतरण कैसे करेगा, अब वो अर्जित धन को कहाँ खर्च करना चाहता है, कहाँ नहीं करना चाहता, वो उसके ऊपर है। और उसने जो धन अर्जित करा वो बेईमानी तरीके से नहीं किया, तो यहाँ राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ना दंड दे सकता है। मान लो अगर चोरी या कुछ करके धन अगर जमा करता तो राज्य उस केस में अन्याय का पारिष्कार कर सकता था, हस्तक्षेप कर सकता था, है ना। तो ये विल चेम्बरलेन तर्क है। ठीक है, समझ गए ना आप कि अपनी योग्यता से संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मुख्य विचार किसका,
नॉजिक का जो विचार है, नॉजिक का मुख्य विचार क्या है? स्वेच्छातंत्रवाद। स्वेच्छातंत्रवाद इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं आप न्यूनतम राज्य का सिद्धांत, है ना? इसी को आप कहते हैं नव उदारवाद, या इसी को कहते हैं आप नव दक्षिण पंथवाद, है ना? इस सिद्धांत के इतने सारे नाम हैं। बेसिकली नॉजिक एक उदारवादी विचारक है, पर वो अपने विचारों में इतने गहराई में खो जाते हैं, संपत्ति को इतना ज्यादा महत्व देते हैं, तो कहीं ना कहीं नौ उदारवाद से अराजकतावाद की ओर बढ़ जाते हैं कि राज्य को तो कुछ मानते ही नहीं। अराजकतावाद का मतलब होता है कि राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सब काम निजी व्यक्ति करेंगे। तो भैया जहाँ राज्य नहीं होगा तो क्या कोई व्यवस्था चल पाएगी? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अति कर देते हैं, तो अराजकतावाद की तरफ ये बढ़ जाते हैं, स्वेच्छातंत्रवादी हो जाते हैं कि इतनी स्वतंत्रता की वो वकालत करते हैं, इतनी ज्यादा स्वतंत्रता की वकालत करते हैं कि एक तरफा बात कर देते हैं ना, इसलिए इनको स्वेच्छातंत्रवाद कहा जाता है। ठीक है, इसी को नौ उदारवाद कहते हैं, नौ दक्षिणवाद कहते हैं, न्यूनतम राज्य का सिद्धांत करते हैं। तो ये है क्या स्वेच्छातंत्रवाद? तो देखो, स्वेच्छातंत्रवाद ऐसी विचारधारा है जो किस पर बल देती है? निर्बाध स्वतंत्रता। मतलब कि आपकी स्वतंत्रता पे कोई बाधा है ही नहीं, राज्य किसी तरह की कोई हस्तक्षेप लगा नहीं सकता। आप जो चाहे वो कर सकते हो, जितनी चाहे उतनी संपत्ति अर्जित कर सकते हो, जहां चाहे वहां घूम सकते हो, जो लगे वो कर सकते हो अपने साथ, है ना? इतनी आपको स्वतंत्रता है। तो स्वेच्छातंत्रवाद ऐसी विचारधारा है जो निर्बाध स्वतंत्रता की बात करती है, निजीकरण की बात करती है ना? संपत्ति के अधिकार की बात करती है कि आप योग्यता और महत्वाकांक्षा से कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकते हो। न्यूनतम राज्य की बात करती है, मतलब राज्य केवल कानून व्यवस्था देखेगा, बस। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होगा। जनता को अधिकार होंगे, जनता फैसले लेगी अपनी तरफ से, है ना? जनता स्वतंत्र होगी, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल कानून व्यवस्था देखेगा और हमारी इच्छा से हम पर टैक्स लगाएगा। ये होता है न्यूनतम राज्य। रात्रि प्रहरी राज्य इसको कहते हैं। मतलब रात्रि प्रहरी राज्य क्या होता है? वॉचमैन, एक गार्ड की तरह ड्यूटी करेगा, केवल सुरक्षा करने का काम राज्य करेगा। खुला बाजार, खुला या मुक्त बाजार, कि बाजार में सरकार कोई हस्तक्षेप या कोई टैक्स नहीं लगाएगी, है ना? सब अपने आप चलते रहेगा। मतलब ये एडम स्मिथ का विचार था कि अदृश्य हाथ होते हैं ना, अदृश्य हाथ होते हैं अर्थव्यवस्था के, बाजार खुद को कंट्रोल कर सकता है, निजी व्यक्तियों का अस्तित्व होगा, मार्केट में प्रतियोगिता होगी, ठीक है, सीमित सरकार होगी, सरकार संविधान से चलेगी और बहुत कम होगी। तो नौ उदारवादी ऐसी विचारधारा है, या स्वेच्छातंत्रवाद, जहां निर्बाध स्वतंत्रता होगी, निजीकरण होगा, संपत्ति का अधिकार होगा, न्यूनतम राज्य होगा, रात्रि पहरी राज्य होगा, खुला मुक्त व्यापार होगा, है ना? मार्केट के अदृश्य हाथ सारा अपना वो करते रहेंगे, सीमित सरकार होगी। ये बात होगी, इसी को क्या कहा जाता है? स्वेच्छातंत्रवाद। मतलब स्वेच्छा का या स्वतंत्रता का इतना ऊंचा स्तर व्यक्ति को दे दिया गया कि राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसी को क्या कहा जाता है? स्वेच्छातंत्रवाद। समझ गए आप? एक विचारधारा बन गई है। वाद जहां लगता है तो विचारधारा बन जाती है, जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप ही नहीं होगा। इस किस्म की आपको स्वतंत्रता उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो स्वेच्छातंत्रवाद है ना, इसके तीन रूप है। तीन रूप स्वेच्छातंत्रवाद के, या तीन प्रकार का ये होता है। तीन प्रकार है इसके। पहला प्रकार कौन सा है? पहला है नरम स्वेच्छातंत्रवाद। देखो, नरम स्वेच्छातंत्रवाद, ये कहीं ना कहीं नाम से स्पष्ट है कि थोड़ा सा नरम होगा, ये उतना कट्टर नहीं होगा, बहुत नरम स्वेच्छातंत्रवाद है, न उदारवाद एक तरीके से है। तो ये क्या होगा? इसमें ना राज्य को अधिकार होंगे, राज्य कल्याणकारी कार्य कर सकता है थोड़े बहुत सीमा में, है ना? राज्य क्या कर सकता है? कल्याणकारी कार्य कर सकता है, ये नरम रूप का है। यहाँ उदारवाद तो होगा कि संविधान होगा, सीमित सरकार होगी, सारी चीजें होगी, व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, सब होगी।
और साथ में राज्य को थोड़े से ज्यादा अधिकार होंगे। अगर अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य व्यक्ति पे बहुत सारी चीजों में प्रतिबंध भी लगा सकता है ना। एक सॉफ्ट रूप है नरम स्वेच्छा तंत्रवाद, मतलब यहाँ राज्य को कल्याणकारी कार्य करने की छूट होगी। ठीक है, ये राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, राज्य की भूमिका को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि राज्य हस्तक्षेप कर सकता है ना। राज्य की भूमिका है, एकदम रात्रि प्रहरी या नाइट वॉचमैन या सीमित सरकार की बात नहीं करते। ठीक है, कौन से विचारक है इस धारा को मानने वाले, तो पहले है देखो हेयक, है ना, फ्रेडरिक हेयक मानते हैं, और मिल्टन फ्रेडमैन। ये उदार नववादी है ना, इसको नव उदारवादी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो नव उदारवादी है, हेयक और फ्रीडमैन, फ्रेडमैन है ना, ये इसको मानते हैं। इसका जो दूसरा बिंदु है, ठीक है, वो है व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी, या आप कहेंगे अराजकवादी, अराजकवादी स्वेच्छातंत्रवाद। स्वेच्छातंत्रवाद है ना, देखो नाम से स्पष्ट है, ये ऐसा स्वेच्छातंत्रवाद आ गया है ना जो एकदम अराजक है, एक्सट्रीम स्तर पर उसकी बात कर रहा है। एक दूसरी धारा है, इसमें क्या होगा, पूरी तरीके से इन्होंने अराजकता का समर्थन किया, मतलब राज्य को कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं राज्य को, है ना। वही सीमित सरकार, जो मैंने आपको बताया था ना, सीमित सरकार, अहस्तक्षेप, निजीकरण, संपत्ति का अधिकार होगा, खुला व्यापार होगा, राज्य कोई किसी तरह का हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि सुरक्षा, है ना, सुरक्षा जो कहीं ना कहीं एक अधिकार दे देते थे, तो सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बात है और कानून निर्माण की, ये भी निजी हाथों में देने की बात करते हैं। निजी हाथ में दे दिया जाए तो राज्य रहेगा ही नहीं, तो एक तरीके से अराजकता होगी ना। इसी को अराजकतावाद कहा जाता है कि राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राज्य कोई कल्याणकारी कार्य कर ही नहीं सकता, राज्य कल्याण कर ही नहीं सकता, एवं राज्य कुछ होगा ही नहीं। तो जब इस किस्म की बात की जाती है तो इसको कहा जाता है व्यक्तिवादी अराजकता। और इसके समर्थक है स्वयं नाजिक, रॉबर्ट नॉजिक इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे मिल्टन फ्रीडमैन पढ़ा, इनके बेटे थे डेविड फ्रीडमैन, है ना, डेविड फ्रीडमैन इसकी बात करते हैं। दो विचारक उग्र विचारधारा का समर्थन करते हैं, तो ये दूसरा रूप था। तीसरा है न्यूनतम राज्य स्वेच्छा तंत्रवाद। ये एक तरीके से दोनों का मिक्स रूप है ना, बीच का विचार है। किसके, जो नरम स्वेच्छा तंत्रवाद है, प्लस जो अराजक स्वेच्छा तंत्रवाद है या व्यक्तिवादी स्वेच्छा तंत्रवाद है, इन दोनों के बीच का विचार है। ठीक है, इसमें बीच का मार्ग ले सकते हैं, राज्य को सीमित अधिकार देते हैं, एक तरीके से नव उदारवाद है कि राज्य कुछ सीमित काम कर सकता है, कानून बना सकता है, व्यवस्था देख सकता है, कुछ बहुत नगण्य सामाजिक सुधार के काम कर सकता है, विधि व्यवस्था कर सकता है, राज्य कानून बनाएगा और उसका संचालन करेगा, है ना, यहाँ राज्य होगा और राज्य को अधिकार होंगे। तो एक एक बीच का रास्ता चलता है दोनों विचारों को मिलाकर, है ना। ठीक है, तो ये बीच का मार्ग हो गया। ठीक है, इसका समर्थन कौन करते हैं, नॉजिक, वापस से रॉबर्ट नॉजिक इसका समर्थन करते हैं, है ना। और मैंने एक जो आपको उदाहरण बताया था इसके पहले वाला, जो अराजक व्यक्तिवादी विचारक है, तो जो पहले जो अराजक व्यक्तिवादी विचारक जिन्होंने स्वेच्छा तंत्रवाद का विचार दिया था, वो मैंने आपको नाम बताया था क्या, मुरे, मुरे रोथबार्ड, ना, मुरे रोथबार्ड ने विचार दिया था। ठीक है, तो ये भी इनके विचार भी कैसे हैं, अराजकतावादी है, स्वेच्छा तंत्रवादी, है ना। फिर कहीं ना कहीं नॉजिक महोदय बीच की बात भी करते हैं पहले, फिर अराजक भी हो जाते हैं। तो नॉजिक के विचार कैसे दिखाई देते हैं, न्यूनतम राज्यवादी भी है और अराजकवादी भी है। मुख्यतः अराजकवादी जो है, मूरे रोथबार्ड है और डेविड फ्रीडमैन है।
जो मिल्टन के बेटे हैं, ठीक है। तो ये इनके विचार थे स्वेच्छा तंत्रवाद पे, है ना। तो स्वेच्छा तंत्रवाद क्या होता है हमने देख लिया, एक बार और दोहरा देता हूँ। स्वेच्छा तंत्रवाद मतलब राज्य को कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। राज्य का काम केवल थोड़ा सा रह जाएगा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, इसके अलावा राज्य की कोई औकात नहीं, है ना। उदारवाद का एकदम एक्सट्रीम रूप, ठीक है। इसमें तीन तरह के विचार देखे हमने। एक देखा, कौन सा विचार देखा था, पहला इसकी जो तीन धारा थी, नरम स्वेच्छा तंत्रवाद, ठीक है। नरम स्वेच्छा तंत्रवाद हो गया। फिर चरम स्वेच्छा तंत्रवाद देखा हमने, अराजक या उग्र। और फिर तीसरा क्या देखा हमने, तीसरा हमने देखी थी तीसरी धारा, न्यूनतम, न्यूनतम स्वेच्छा तंत्रवाद, है ना। तो इसके विचारक कौन है, हेयक और फ्रीडमैन, ठीक है। ये मिल्टन फ्रीडमैन है। फिर जो चरम धारा के समर्थक कौन है, तो मुख्यतः चरम धारा के समर्थक है, ये नाम आपको याद रख लीजिएगा। अ, चरम धारा के समर्थक है मुरे रोथबार्ड, जिन्होंने स्वेच्छा तंत्र का पहली बार विचार इन्हीं ने दिया था, और इन्हीं से हमारे विचारक जो है ना, ये प्रभावित है नॉजिक। किससे प्रभावित है, मुरे रोथबार्ड से प्रभावित है नॉजिक। तो पहले इन्होंने विचार दिया था। और ये फ्रीडमैन के बेटे हैं, डेविड फ्रीडमैन, ये प्रभावित थे, है ना। थोड़े से कहीं ना कहीं नॉजिक भी इससे प्रभावित है। और मुख्यतः न्यूनतम राज्य का जो विचार है, इससे कौन प्रभावित है, नॉजिक, है ना। एक तरीके से दोनों का मिक्स रूप है। तो ये स्वेच्छा तंत्रवाद हो गया, ठीक है। स्वेच्छा तंत्र हमने बात देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः आगे बढ़ते हैं और एक और विचार देखते हैं। अगला जो विचार है नॉजिक का, या जो उन्होंने विचार दिया, वो है महत्वाकांक्षा। अगला विचार या अगली हेडिंग है हमारी, महत्वाकांक्षा संवेदनशील, ठीक है। महत्वाकांक्षा संवेदनशील नॉजिक, ये विचार दिया इन्होंने महत्वाकांक्षा संवेदनशील का। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो, महत्वाकांक्षा संवेदनशील का मतलब ये हुआ कि लोगों का भाग्य जो है ना, जब लोग कहीं पैदा होते हैं, तो लोगों का भाग्य महत्वाकांक्षा पर निर्भर करता है। महत्वाकांक्षा व योग्यता पर निर्भर करता है। जब हम जन्म लेते हैं, है ना, तो वो हमारे हाथ में तो नहीं होता है। पर जन्म लेने के बाद हमारी महत्वाकांक्षा होती है, हमारा भाग्य होता है कि हम कहाँ जन्म लेते हैं, अमीर घर में, गरीब घर में। उसके बाद हम योग्य बनते हैं, और अब योग्यता से सारी संपत्ति और सब चीजें अर्जित करते हैं ना। इनका मुख्य सिद्धांत केवल संपत्ति को ले आता है बीच में, ठीक है। तो महत्वाकांक्षा संवेदनशील का मतलब क्या होता है कि लोगों का भाग्य होता है, महत्वाकांक्षा होती है, योग्यता होती है, लोग इस पर निर्भर करते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों पर। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, कुछ चुनाव करता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, चुनाव करता है कि क्या जो उसमें योग्यता है, क्या कर्म का वो चुनाव करता है, क्या उसकी महत्वाकांक्षा है, उसी के हिसाब से उसको फल मिलता है। मतलब किसी ने उद्योग डाला, उद्योगपति ने, उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी, उसने मेहनत किया, कोई अच्छी परीक्षा में उसने खूब संघर्ष किया, आईएएस फाईएएस वो बन गया, तो महत्वाकांक्षा हुई, तो उसके बदौलत उसको बहुत सारा धन भी प्राप्त हो रहा। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने चुने हुए विकल्प की कीमत अदा करता है ना। अपनी महत्वाकांक्षा से ही, जो आप में महत्वाकांक्षा होती है ना, और जो योग्यता होती है, इसी से आप क्या होते हैं, अमीर बनते हो और गरीब बनते हो, है ना। मतलब जीवन के जो आपके निर्णय हैं, जो सही और गलत निर्णय हैं, इसी की बदौलत, और जितनी आप में महत्वाकांक्षा और योग्यता है, जो मतलब बेसिकली आप जीवन में जितने भी निर्णय लेते हो, जो महत्वाकांक्षा और योग्यता आप अपने अंदर अर्जित करते हो, वही तो आपकी योग्यता है। उसी के हिसाब से आप अमीर बनते हो, उसी के हिसाब से आप गरीब बनते हो, है ना। तो आप अमीर हो, गरीब हो, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। जो आपकी महत्वाकांक्षा रही है,
संवेदनशील जितने आप किसी चीज के प्रति रहे हैं, जो आपने प्रयास किए हैं, जो सही निर्णय लिए और आपने सफलता प्राप्त की, तो उस संपत्ति पर सारा आपका अधिकार है ना? तो वो आपकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। तो वो आपकी जो आपने विकल्पों का चयन किया था, वो उसकी कीमत है या उसका पुरस्कार है कि आप अमीर हो, ये गरीब हो, है ना? ये इसके जिम्मेदार आप ही हो। आप किसी और को इसकी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। इसी को कहते हैं आत्म स्वाभिमान का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आत्म स्वाभिमान, है ना? इसके लिए बहुत अच्छी लाइन कहते हैं आत्म स्वाभिमान का सिद्धांत। कहते हैं जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन हो, है ना? जिसने जैसा चयन किया और जिसका जैसा चयन हुआ, उसी के परिणाम में या वो तो या अमीर बना या तो गरीब बना। उसको उसी तरीके से फल मिला, उतना ही वो योग्य बना, है ना? तो ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है नॉजिक का। ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। किसने कहा है? जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन हो, यही इनके आत्म स्वाभिमान का सिद्धांत है ना? जो हमने पढ़ा अभी, इसी को क्या कहा उन्होंने? महत्वाकांक्षा संवेदनशील। समझ गए ना आप इसका मतलब व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति संवेदनशील होता है। जैसा महत्वाकांक्षा वो रखता है, वैसा बन जाता है वो। अमीर बनने की और वैसी योग्यता रखता है तो अमीर बन जाएगा, गरीब बनने की रखता है तो गरीब बन जाएगा, है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षा संवेदनशीलता। ये महत्वाकांक्षा संवेदनशीलता का विचार हो गया। ठीक है। अब एक और अगले सिद्धांत की बात करते हैं नॉजिक, वो है न्याय वितरण सिद्धांत। क्या है इनका न्याय वितरण सिद्धांत? छोटा सा है, सिर्फ देख लीजिए। देखो, समाज में न्याय का वितरण दो तरीके से होता है। इसी में वो समझाते हैं इस सिद्धांत को। दो तरीके से, एक होता है साध्य मूलक, इसको कहते हैं एंड रिजल्ट, और दूसरा होता है ऐतिहासिक, है ना? ये न्याय के वितरण का, जैसे न्याय को कैसे बांटा जाता है, उसके दो सिद्धांत है। तो ये साध्य मूलक सिद्धांत में क्या होता है, जैसे देखो, इसका प्रयोग करते हैं मार्क्सवादी। मतलब कि समाज में जो भी संसाधन है ना, संसाधनों के बांटने में न्याय की बात कर रहे हैं, तो संसाधन में जो भी संसाधन है ना, इसमें क्या करते हैं मार्क्सवादी को बाद में देखेंगे, जो भी संसाधन है समाज में, संसाधनों का बंटवारा कैसे करते हैं? परिणाम के आधार पर, ना? परिणाम के आधार पर करते हैं। मतलब कि जितनी भी वस्तु है ना, उनका बंटवारा हम क्या करेंगे? परिणाम के आधार पर करेंगे। मतलब एग्जाम्पल जैसे देखो, मार्क्सवाद, मार्क्सवाद कैसे बंटवारा करता है कि आप आपकी योग्यता अनुसार कार्य करेंगे और आपको संपत्ति कैसे दी जाएगी? जरूरत के हिसाब से। जितनी जरूरत है उतनी ही दी जाएगी, है ना? जैसे उपयोगितावादी कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो जिस चीज में ज्यादा से ज्यादा लोगों का सुख होगा, वैसे कानून बनाए जाएंगे, है ना? उनके हित में निर्णय लिया जाएगा, उनको उस तरीके से संसाधन बांटे जाएंगे। तो इसमें साध्य पर बल, एंड रिजल्ट पर बल देते हैं कि कोई चीज को करने से आखिरकार उसका परिणाम कैसा हो रहा है। अगर समाज में अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है, तो अमीरों पर टैक्स लगाकर उसको गरीबों में बांटा जाए, है ना? समानता लाई जाए, तो ये इसको कहा जाता है साधन मूलक वितरण। ठीक है, साध्य मूलक वितरण। हम देखते हैं कि साध्य, एंड अच्छा होना चाहिए हमारा, ठीक है ना? कि सबको कहीं ना कहीं बराबर मिले या वितरणात्मक करने की बात करते हैं हम, इसको कहा जाता है साध्य मूलक सिद्धांत। इसकी आलोचना की है, ठीक है? इसकी आलोचना की है हमारे रॉबर्ट नॉजिक महोदय ने। इसको समझ गए ना आप? साध्य मूलक सिद्धांत, जिसमें साध्य पर बल दिया जाता है कि साधन को ना एक साध्य माना जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मार्क्सवादी, कि सब लोग जरूरत के हिसाब से मेहनत तो कर, मतलब योग्यता के अनुसार आपसे काम लिया जाएगा, सारी संपत्ति पे सरकार का अधिकार होगा, और सरकार फिर क्या करेगी? आपको आपकी जरूरत के हिसाब से देगी। तो यहाँ निजी व्यक्ति का संपत्ति का अस्तित्व है ही नहीं।
लोग फिर क्यों काम करेंगे जब उसको पता है संपत्ति तो मिलना है नहीं, है ना? तो इसमें ना एंड पर बल दिया जाता है कि कैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो रहा है, उस हिसाब से संसाधनों को बांटा चला जाएगा। जबकि ऐतिहासिक सिद्धांत उल्टा है। इसमें प्रक्रिया पर बल दिया जाता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आप धन अर्जित कर रहे हो, है ना? जितनी आप में योग्यता है और जितनी क्षमता है ना? उतनी संपत्ति आप अर्जित कर सकते हो और उतना बंटवारा आपको हो जाएगा। बेसिकली यही है इनका ऐतिहासिक सिद्धांत और साध्य मूलक सिद्धांत है। एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर समझने की दृष्टि से थोड़ा सा जान लीजिए। आपको बस आइडिया में आपके रहे इतना बहुत है, और इससे ज्यादा जानने की आपको बिल्कुल जरूरत है। अब एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत देख लेते हैं ना, ये आईएमपी है, इसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये है संपत्ति, है ना? संपत्ति का विचार। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? आत्म स्वाभिमान का सिद्धांत। आत्म स्वाभिमान का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत ये यही है कि जो भी आपकी योग्यता है, जो महत्वाकांक्षा और जितनी आप में प्रतिभा है ना, उसके हिसाब से जो योग्यता, महत्वाकांक्षा और प्रतिभा से जो आप संपत्ति अर्जित करते हैं, उस पर आपका पूरा अधिकार होगा, है ना? इसे कोई छीन नहीं सकता आपसे। मतलब अगर आप में ने योग्यता से सही तरीके से प्राकृतिक अधिकारों पर मेहनत करके जितनी संपत्ति अर्जित की, वो सारी की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी, है ना? एक शर्त है लॉक वाली, कि वो नैतिक तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरों का आपने हनन करके ले लिया हो, है ना? ये सत्य है कि बदतर स्थिति नहीं होना चाहिए। बदतर स्थिति वो रेगिस्तान के कुएं वाली, की एक ही कुआं है तो फिर बाकी लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी ना। तो उस स्थिति में नहीं, सामान्य स्थिति में, है ना? तो आप जितनी भी अर्जित कर सकते हो, जैसे पूंजीवाद में हो रहा है, एलन मस्क, बिल गेट्स, आप यूएसए में देखिए कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं एक समय के बाद में, है ना? उन पर कोई प्रतिबंध नहीं। जैसे भारत जैसे देशों में तो टैक्स ज्यादा लगा दिया जाता है, वहां तो लगाने का भी उस तरीके से अधिकार नहीं। तो ये भी वही बात कर रहा है, अमेरिका का ही है, कि जितनी योग्यता, महत्वाकांक्षा, प्रतिभा आप में है, आप उतनी संपत्ति अर्जित कर सकते हो, उसके कोई छीन नहीं सकता। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को प्रथम मानवाधिकार माना है इनने। ठीक है, ये ध्यान रखना। किस विचारक ने संपत्ति के अधिकार को प्रथम मानवाधिकार माना है? ना, मानवाधिकार, प्रथम मानवाधिकार माना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉजिक ने संपत्ति के अधिकार को प्रथम मानवाधिकार माना। ठीक है, तो ये इनके संपत्ति को लेकर विचार है, आत्म स्वाभिमान का सिद्धांत। मतलब आपने जैसा चयन किया और जिसका जैसा चयन हो, उतनी योग्यता और सब चीजों से आप संपत्ति का अर्जित करोगे तो आप उसके क्या हो जाओगे? मालिक हो जाओगे। ठीक है। एक और थोड़ा सा विचार जान लीजिए, राज्य के ऊपर क्या विचार है। तो इन्होंने न्यूनतम राज्य का समर्थन किया है ना। राज्य न्यूनतम होगा, सीमित सरकार होगी। ठीक है, अहस्तक्षेपवादी राज्य होगा। अहस्तक्षेपवादी राज्य, राज्य का क्या काम होगा? संपत्ति की रक्षा करना, है ना? राज्य के क्या काम होगा? मुख्य संपत्ति रक्षा हेतु होगा राज्य। ठीक है ना? सीमित है राज्य की शक्ति। ठीक है, ये इनके राज्य के ऊपर विचार है ना? और अंत में एक महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं, इनकी आलोचना। रॉबर्ट नॉजिक की आलोचना। इनकी आलोचना मुख्यतः ये है, क्या कहते हैं इनके आलोचक? तो सेल्डोन महोदय है, सेल्डोन एस वोलिन। ये इनकी आलोचना करते हैं, और इनके साथ में है करेन जॉनसन। हाँ, ये आलोचना करते हैं नॉजिक महोदय की, है ना? नॉजिक की आलोचना करते हैं कौन? एस वोलिन और करेन जॉनसन महोदय। ये क्या कहते हैं कि जो नॉजिक का राज्य है, क्या है? नॉजिक का राज्य, ये कहते हैं कि जो नॉजिक का राज्य है वो अल्पतय राज्य है। अल्पतय राज्य है यानी कि न्यूनतम राज्य है। और जो न्यूनतम राज्य होता है वो क्या होता है? वो राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती।
अल्पतः राज्य राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती, बल्कि एक वाणिज्यिक उपक्रम है। मतलब ये है कि न्यूनतम राज्य की बात करते हैं, अहस्तक्षेपवादी राज्य की बात करते हैं, न्यूनतम राज्य की बात करते हैं, जिसको अल्पतय राज्य कहते हैं, अल्पतम राज्य कहते हैं। तो ये कहते हैं कि अल्पतम राज्य जो होता है ना, जहाँ राज्य का कोई रोल ही नहीं है, तो वो कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। क्या है? बल्कि एक वाणिज्यिक, एक कंपनी की तरह है, जिसमें एक कंपनी चला रहे होंगे आप। कोई राज्य की ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, बल्कि एक कंपनी की व्यवस्था है ना। एक प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी, जो व्यक्ति की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए क्या सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और वो कैसे कि उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, इसके अधिकार दे रहा है। तो ये कैसे राज्य है? इंश्योरेंस कंपनी है ना। तो बहुत अच्छी इन्होंने आलोचना की कि न्यूनतम राज्य कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती, एक वाणिज्यिक उपक्रम, मतलब एक तरह की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, जो संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। बहुत बढ़िया इन्होंने आलोचना की। इसके बाद में एक दूसरे हमारे विचारक हुए, जिनका नाम है पीटर पी विंटोस्की। ठीक है, क्या नाम है? पीटर पी विंटोस्की। इन्होंने कहा कि जो नॉजिक है, नॉजिक का अल्पतय राज्य है ना, नॉजिक का अल्पतय या न्यूनतम जो राज्य है, वो राज्य की अपेक्षा स्वतंत्र बाजार ज्यादा है। स्वतंत्र बाजार ज्यादा है। तो विंडोज की महोदय भी क्या कहते हैं कि भैया, राज्य जो नॉजिक का अल्पवादी राज्य है ना, वो राज्य नहीं है, राज्य की अपेक्षा ना एक स्वतंत्र बाजार की तरह है। तो ये सब लोग इनकी बहुत आलोचना कर रहे हैं। मुख्यतः दो आलोचना मैंने जो आपको बताई है, इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली ये नॉजिक के विचार है, स्वतंत्रता को पूरा महत्व दे रहे हैं, स्पेशली संपत्ति को, और उसी के समर्थन में सारी बात कह रहे हैं। इनकी किताब है स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इनके विचार है। ठीक है, तो ये हाँ, हमने मुख्य अध्ययन किया रॉबर्ट नॉजिक के बारे में। आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।